सबसे पहला सवाल मेरा अभिलाष जी आप ही से है कि यहाँ पर सिर्फ एक औपचारिकता भर रह गई है, क्योंकि रामनाथ कोविंद का जीतना तो लगभग तय ही माना जा रहा है। हाँ, जिस तरीके से जो विधानसभाओं का और लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सांसद और विधायक हैं, उसके हिसाब से नंबर गेम तो जो है उसमें तो निश्चित रूप से एनडीए के कैंडिडेट रामनाथ कोविंद बहुत आगे दिख रहे हैं। और यूपीए ने जो भी गलतियां करी या जिनकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं 18-19 एक साथ इकट्ठी आई हैं, उसमें से कई पार्टीज़ के पास तो विधानसभाओं में 1 या 2 एमएलए भी नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये चुनाव बहुत ही वन साइडेड है और रामनाथ कोविंद बिल्कुल बिना किसी जद्दोजहद के, बिना किसी चिंता के जीतने की संभावनाएं निश्चित रूप से है। लेकिन फिर भी इसमें से जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि अपोजिशन पार्टीज़ जितनी है वो इकट्ठी हो रही है और वो 2019 के लिए यदि कुछ होता है तो उसके लिए वो इकट्ठा रहना चाहेगी। और यही मैसेज सोनिया गांधी ने भी कल बातचीत करके कहा है कि हमारा सिंबॉलिक फाइट भले ही हो, लेकिन हम उसमें से कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो ये बात सही सभी राज्यों के लिए है, लेकिन कई राज्यों में भारतीय जनता की पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से एमएलएज और एमएलसीज जहाँ पर है जी। एक बात ज़रूर है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इस महागठबंधन में एक जो पिन मार के उसको जो उसका जो ओवरऑल वो प्रभाव पड़ने वाला था उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने शुरुआत में ही। तो वो भी एक निश्चित रूप से सोनिया गांधी और जो अपोजिशन के जो जितने नेता है उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था जी। तो हमारे साथ तमाम हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ मीम अफजल जी भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गिरिजा जी, हम इस चर्चा को आगे ले जाएं। एक सवाल आपसे भी मेरा है कि क्या यूपीए यहाँ पर जितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर या पोस्चरिंग यहाँ पर कर सकती थी, चलिए सांकेतिक चुनाव है, संख्या बल अगर एनडीए के साथ भी है, फिर भी जो विचारधारा की लड़ाई की जो पूरी ओवरऑल पोस्चरिंग हो सकती थी कि यूपीए एकजुट है, उसमें नाकाम रही है यूपीए? नाकाम रही है तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से उनको उभर के आना था वो नहीं हो पाया। 2 बातें कहना चाहूँगा मैं। अभी प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, उसमें जीएसटी की बात उन्होंने की और विपक्षी एकता और सारे राजनीतिक दलों को एक साथ राष्ट्रहित में आने के लिए जीएसटी को एक जीएसटी स्प्लिट की बात की। मेरा कहना ये है कि क्या राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रहित नहीं है? क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे संवैधानिक पद के लिए यदि यही एकता सर्वसम्मति से कोई नाम तय किया जाता तो शायद बेहतर होता। दूसरा दृश्य हमने देखा कि कांग्रेस के यूपीए के लोग, कांग्रेस के लोग या बीजेपी के लोग जो हैं वो जीत के लिए यज्ञ और पूजा कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस या यूपीए कहती है कि विचारधारा की लड़ाई है। यदि विचारधारा की लड़ाई यदि है तो क्या पूजा पाठ से यज्ञ हो, या आप राष्ट्रपति का चुनाव जीतना चाहते हैं? जहां तक विपक्षी एकता की बात है, ये जानते हुए यूपीए को या कांग्रेस को ये मालूम था कि इस चुनाव में उनके प्रत्याशी की जीत नहीं हो सकती, उसके बाद भी आपने यदि वहाँ प्रत्याशी खड़ा किया है तो जाहिर तौर पर ये 19 की तैयारी है। और 19 के तैयारी में विपक्षी एकता एक तरफ और दूसरी तरफ विचारधारा की लड़ाई। आखिर विचारधारा कहाँ पर है? उस विचारधारा की लड़ाई को जितने मजबूती से रखा जाना चाहिए था ताकि ये लोगों को संदेश जाए कि एनडीए की विचारधारा और यूपीए की विचारधारा में बुनियादी फर्क क्या है। इसी का जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे ले लेती हूं। मीम अफजल जी, वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा जी ये राय रख रहे हैं कि इमेज पोस्चरिंग की ये पूरी कवायद थी क्योंकि संख्या बल आपके साथ नहीं था। विचारधारा की लड़ाई की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो विचारधारा की लड़ाई कहां है? उस मुद्दों को पुरजोर तरीके से आप आगे रख पाने में नाकाम रहे हैं। नहीं, देखिए, तो अपना अपना आकलन है और वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सीनियर हैं। मैं ये समझता हूँ उनका अपना एक तज्जिया है, लेकिन हम लोग तो विचारधारा की लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ रख नहीं रहे हैं, बल्कि लड़ाई लड़ रहे हैं और काफ़ी अरसे से, पिछले 3 साल से काम हम बराबर कर रहे हैं। हाँ, कहीं मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ लोग महसूस करते हो कि लड़ाई में वो कमज़ोरी दिखाई देती है। देखिए, जो मीडिया का एक रोल है और जो अपोजिशन को उसको हिस्सा मिलना चाहिए, उसमें तो आप शायद महसूस करता है, आज पूरा देश महसूस करता है उसमें कमी है, और वो क्यों है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी वजह है कि हम वो परसेप्शन कायम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मीडिया का हमको वो साथ नहीं मिल पा रहा जिसके हम हकदार हैं। दूसरी अहम बात आपने कही कि इसके अंदर हमने अगर मीरा जी का नाम पहले दिया होता। शुक्रिया बहुत बहुत। ये तो आप मेरी मुराद मीडिया के एक हिस्से से है, उसमें हो सकता है आप शामिल ना हो। तो मैं ये कह रहा था
कि ये जो आपने कहा कि अगर मीरा जी का नाम पहले दे देते तो शायद ज़्यादा मौका, हमको ज़्यादा उसका फ़ायदा होता। लेकिन बुनियादी बात ये कि ये प्रपोज़ल खुद सरकार की तरफ से आया था, कि हम बीजेपी की तरफ से आया था कि हम एक कॉन्सेंसस कैंडिडेट जो है वो लाना चाहते हैं, और कॉन्सेंसस बनाने के लिए हम अपोजिशन को साथ लेना चाहते हैं। तो जाहिर है कि हमको उसका इंतज़ार था, और जब हमने अपना इंतज़ार को, आपने देखा पूरे देश ने कि उन्होंने एक नाम तय किया और उसका ऐलान कर दिया, और बाद में अपोजिशन के लीडरों से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की और उसके बाद मिले भी। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि बगैर किसी प्रपोज़ल के उन्होंने बाद में अपने तौर पर एक नाम जो है वो तय करके दे दिया और ऐलान कर दिया। तो उसमें कहाँ कॉन्सेंसस रह गया? तो मजबूरी के अंदर फिर हमको ये तय करना पड़ा कि भाई हमको फिर अब कैंडिडेट तो उतारना ही है। हम भी चाहते थे, अगर सरकार ऐसा चाहती है कॉन्सेंसस, तो कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिस पर हमारी भी सहमति हो और उनकी भी सहमति हो। तो वो तो खुद सरकार ने ये मौका जो है, या तो मैं ये कहूँगा कि सरकार ने जानबूझकर अपोजिशन को धोखा दिया, या फिर ये कि उनकी नियत ही नहीं थी ऐसी। जवाब इसका प्रेम शुक्ला जी से ले लें। आपने जानबूझकर धोखा दिया विपक्ष को बनाना है, और नियत साफ नहीं थी आपकी। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, धोखा देने की जिसकी नीयत हुआ करती, जिसने 70 वर्षों से देश को धोखा दिया, उसको एक जो है सर्वसहमत बनाने के ईमानदार प्रयास में भी धोखा नजर आता है। एक बहुत बढ़िया एक लतीफ़ा जो है इन दिनों राजनीतिक चल रहा है कि जब भी जो है पराजय की बेला आती है तो महात्मा गांधी का पोता याद आता है और जगजीवन राम की बेटी याद आती है। जब विजय का अवसर आता है तो नेहरू डायनेस्टी ही याद आती है। क्या राहुल गांधी को इस तरह, जब इनको पता है कि सुनिश्चित है पराजय, तो क्या राहुल गांधी कभी उम्मीदवार बनाए जाते हैं? क्या कभी नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति उम्मीदवार बनाया जाता है? जहां तक रही बात सर्वसहमति बनाने की, सर्वसहमति बनाने का समग्र प्रयास किया गया, और जब एक पूरी तरह से एक बेदाग उम्मीदवार जिस पर किसी प्रकार की कोई तरह की जो है आरोप लगाने की गुंजाइश नहीं थी। प्रेम शुक्ला जी, आपने ऐलान पहले कर दिया और मीटिंग बाद में बुलाई। मेरिट पे थोड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, नहीं ऐसा है पीना जी, पहले हम अपना नाम तय करेंगे, तभी मेरिट पे बात ही नहीं कर रहे हैं। हम अपना नाम तय करने के पहले आपको कैसे बता देंगे? बात तो यही हुई थी ना, से तो आप तय करके मशवरा करते, आपने तो ऐलान कर दिया तय करेगी। मीम साहब जरा सुन लीजिए, जरा गौर फरमाइए, बड़े अच्छे मुझे लगता है कि आप सज्जन प्रवक्ता हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपना कैंडिडेट तय करेगी, उसके बाद ही तो विपक्ष को बताएगी। आपसे तो यही बातचीत जब चल रही थी तो बातचीत में आपने यही कहा था कि आप कैंडिडेट का नाम बताओ। हमने कैंडिडेट का नाम तय किया, आपको सूचित किया, आपसे उस पर सहमति मांगी। चूंकि आप तो पहले से ही असहमत थे, इसलिए आपको एक जो है लड़ने के लिए, विरोध के लिए विरोध करना था, इसलिए विरोध किया गया। ठीक है, ये आपका अपना नजर, लेकिन इसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, ये धोखा दे दिया, दगा दे दिया। लेकिन आपको एक दिलचस्प जानकारी, देखिए, अब आपने बताने में देरी कर दी, या किसकी नीयत साफ नहीं थी, या आप लोग तय कर लें और आपके बयानों से जनता तय कर ले। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को भी एक दिलचस्प जानकारी देते जाएं कि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया था, और उनको मिलाकर कुल 37 लोगों ने नामांकन किया था, 36 लोगों का नामांकन रद्द हो गया था। तो ये जानकारी भी हम अपने दर्शकों को साथ साथ देते जा रहे हैं। हमारे साथ त्रिपाठी साहब भी संविधान विशेषज्ञ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी ये चुनाव हालांकि सिर्फ एक औपचारिकता और सांकेतिक रह गया है, जिस तरह का समर्थन यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद जी को प्राप्त है, लेकिन क्या ये प्रक्रिया रहती है? इस बार जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक हरे रंग का बैलेट जो है पेपर मिला है एमपीज के लिए, पिंक कलर का बैलेट पेपर है एमएलएज के लिए, खास पेन भी दिया जा रहा है। तो ये सब तमाम सावधानियां किस संदर्भ में बरती जा रही हैं? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रक्रिया भारत में अपनाई जाती है उसको हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। इसके तहत हर विधानसभा में राज्य की जनसंख्या के आधार पर जो चुने हुए निर्वाचित विधायक हैं, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनका एक मत मूल्य निकाला जाता है, और उस तरह से जो हमारे सांसद हैं, निर्वाचित सांसद राज्यसभा और लोकसभा के, उनका एक मत मूल्य निकाला जाता है। इस तरह से राज्यसभा और लोकसभा में मिला करके हमारे पास 776 निर्वाचित सांसद हैं, और हमारे देश में 29 विधानसभा और 2 संघ शासित क्षेत्र हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पर निर्वाचित विधानसभाएं हैं। इनके 29 + 2 31 निर्वाचित विधानसभाओं के 4120 सदस्य हैं,
जिनके आनुपातिक मत के आधार पर बिल्कुल वोट हम अपने दर्शकों को त्रिपाठी साहब अगर... समझाएंगे एक रिपोर्ट के जरिए भी कि आखिर किस तरह से ये पूरा वोट परसेंटाइल जो है वो काउंट होता है और क्या गणित रहता है राष्ट्रपति चुनाव का।